Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 16 part 3, chapter number 16 of second year biology, and it is about muscles. These are pages 41 to 43. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss energy for muscle contraction, effect of exercise on muscle fatigue, tetany, cramp, tetanus. These are some muscle related diseases. Then we will discuss arrangement of skeletal muscles for movement of skeleton, and lastly we will go through some questions. सबसे पहले हम एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी किन किन तरीक़ों से पहुंचाई जाती है वो अब हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एटीपी, जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्रिएटिन फॉस्फेट अनदर एनर्जी सोर्स प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एटीपी है, जैसे ही मसल एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एटीपी की सप्लाई बरकरार रहना ज़रूरी होता है। तो ये एटीपी सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, और इसमें सबसे पहले अगर ग्लाइकोजन जो मसल में स्टोर होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है पायरुविक एसिड में, और इसी तरह पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, जिसके नतीजे में 32 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज़ किए जाते हैं। और ये ज़्यादा देर तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म, तो जो सेकंड सब्सटेंस है एनर्जी सोर्स का वो क्रिएटिन फॉस्फेट है। ये बेसिकली लिवर में प्रोड्यूस होता है, और वहीं से ये दूसरे टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ज़्यादातर इसकी अमाउंट स्केलेटल या हार्ट मसल्स में रहती है, और जब मसल्स में ये क्रिएटिन जो है ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिन काइनेज। और जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, क्रिएटिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट में। ये उस वक्त कन्वर्ट किया जाता है जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होता है तो एटीपी से अगर एनर्जी कंपनसेशन नहीं हो पा रही तो क्रिएटिन फॉस्फेट को तोड़ा जाता है वापस। क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो क्रिएटिन में और एटीपी में ब्रेक हो जाता है। इसके नतीजे में 1 एटीपी ही प्रोड्यूस होता है। इसकी ड्यूरेशन 15 सेकंड है, और इसके लिए कोई ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। नेक्स्ट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं कि ये हमेशा रेस्पिरेशन होती है, और इसके नतीजे में जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो ये कन्वर्जन है इसके नतीजे में बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, जस्ट ओनली 2 एटीपी नेट गेन में हमें मिलती है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो 2 एटीपी बनी है उसके बाद पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही 2 एटीपी बनती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और इसके नतीजे में जो लैक्टिक एसिड बन जाता है उसकी एक्यूमुलेशन से मसल फटीग हो सकती है, और जो पेनफुल होती है और जो काफ़ी देर तक रहती है। फिर बाद में जब रेस्टिंग कंडीशन आती है तो जो 1/5 लैक्टिक एसिड का उसको वापस एरोबिकली ब्रेक किया जाता है, और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे जो बाकी लैक्टिक एसिड बचा होता है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर ये कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद, डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी हुई है, ये मसल फटीग ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर नहीं होती। प्रोडक्ट्स में 2 एटीपी हैं, और ड्यूरेशन इसकी 40 सेकेंड्स या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स। मसल्स जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा वो फिट रहते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि उन थकावट का एहसास नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन फर्स्ट डे एक्सरसाइज करता है तो उसको मसल फटीग फ़ील होगी, लेकिन अगर वो लगातार करता रहे तो उससे उसके मसल्स आदी हो जाते हैं और फटीग फ़ील नहीं होती। इसका क्या
रीज़न है क्योंकि मसल्स में जो कैपिलरीज़ हैं वो ज़्यादा सराउंड कर लेती हैं मसल फाइबर्स को, और उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब ज़्यादा होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लॉन्ग लास्टिंग एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और मायोग्लोबिन भी साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू कर देता है। मायोग्लोबिन वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को, तो इसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इसके बरक्स एक्सरसाइज मसल्स की ना की जाए तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, वो वीक हो जाते हैं और उनके अंदर सख्ती आ जाती है। मसल फटीग की तरफ आ जाते हैं। मसल फटीग इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा काम करें तो आपके मसल्स में दर्द शुरू हो जाएगा। इसको मसल फटीग का नाम दिया जाता है। बेसिकली मसल फटीग क्यों होती है? क्योंकि एटीपी सही तरीके से अवेलेबल नहीं होती और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। जब लगातार एटीपी अवेलेबल नहीं होगी तो जैसा कि आपने पढ़ा था, जो क्रॉस ब्रिजेस हैं उनको एक्टिन फिलामेंट से डिटैच होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, लेकिन अगर एटीपी नहीं मिलेगी तो वो ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच नहीं हो सकेंगे, और ये अगर लगातार रिपीटेडली ये प्रोसीजर होता रहे तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं वो पेनफुल हो जाएंगे। ज़्यादा लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से आयनिक इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसके नतीजे में मसल्स जो हैं वो पेनफुल हो जाते हैं। और लैक्टिक एसिड क्योंकि एसिड है ये पीएच में चेंज लाएगा, पीएच कम हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो दुखना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर जब ये रेस्टिंग कंडीशन पर आते हैं तो वापस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल ग्लूकोज में, जिसकी वजह से मसल फटीग जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टेटनी। ये भी एक मसल डिसऑर्डर है और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिक स्टेट हो जाएगी। तभी इस टेटनी को हाइपोकैल्सीमिक या हाइपोकैल्सीमिक टेटनी का भी नाम दिया जाता है। बेसिकली इसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन की ज़्यादा हो जाती है, सेंसेशन नहीं हो पाती, बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। मसल ट्विचेस का मतलब ये है, ये एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल फाइबर की, मतलब वो कॉन्शियसली नहीं हो रही होती, वो इनवॉलेंट्री होती हैं। जैसे आईलिड्स वगैरह जो है वो मसल ट्विचेस करती हैं, जिसे हम आँख का फड़कना भी कहते हैं। इसके अलावा और बॉडी के ऑर्गन्स भी मसल ट्विचेस कर सकते हैं, थाई के मसल्स हो गए, काफ के मसल्स हो गए। तो इसके अलावा कन्वर्जन्स भी मसल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ही को कहते हैं, जो थोड़े बड़े लेवल पर और ज़्यादा देर तक रहती हैं। अगर ज़्यादा इस टेटनी को कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी वजह से इट कैन प्रोग्रेसेस टू स्पास्म ऑफ लेरिंग्स, जिसका मतलब ये है कि लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है वो उसके अंदर कन्वल्जन्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है। और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, मींस कि लंग्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ क्रैम्प। क्रैम्प भी टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं, लेकिन ये इंटायर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हैं और ये ज़्यादा कुछ सेकंड से या ज़्यादा घंटे तक रहती है, जिसमें मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है और पेनफुल हो जाता है। और ये ज़्यादातर थाई के मसल्स या हिप मसल्स या काफ मसल्स में ज़्यादातर ये क्रैम्प हो सकता है, और रात के वक्त या एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि रात के वक्त मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो स्लो हुआ होता है, लो ब्लड शुगर भी हो सकता है इसका रीज़न। और एक्सरसाइज के बाद जैसे डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इरिटेबिलिटी, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्रैम्प की सिचुएशन हो सकती है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, काफ मसल्स रेस्ट पर हैं, लेकिन जब उन्हें फ्लेक्स किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, और जैसे ही वो वापस नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है तो वो मसल्स अपनी वापस हालत में वापस आ नहीं सकते, और इस कंडीशन को हम क्रैम्प कहते हैं।
नेक्स्ट इज़ टेटनस और लॉकजॉ डिज़ीज़। बेसिकली ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है और इसका जो कॉजल एजेंट है वो एनारोबिक बैक्टीरियम है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई अगर कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, अगर कभी कोई एक्सीडेंट या गिरने की वजह से, ऐसी ज़मीन पर गिरने की वजह से जो कॉन्टामिनेटेड है इस बैक्टीरिया से, तो इसकी वजह से ये बैक्टीरिया उस वुंड के थ्रू बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और इसके नतीजे में जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर स्पैज़म की कंडीशन आ जाती है, मतलब उनके अंदर इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। मसल्स कैन बिकम टॉट एंड पेनफुल। और अगर स्टिफनेस की बात की जाए तो सबसे पहले जो सख्ती या स्टिफनेस आ जाती है वो जॉज़ के अंदर आती है, फिर नेक मसल्स के अंदर आती है और आहिस्ता आहिस्ता ये करते करते ये जॉज़ को लॉक कर देती है। और अगर ये स्पैज़म्स ट्रंक में चले जाएं या लिम्ब मसल्स में चले जाएं तो ये फैटल कंडीशन होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है जिसके नतीजे में डेथ हो सकती है। ज़्यादातर ये डिज़ीज़ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलप कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा ये नहीं है और ये उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में है जिनका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 40% होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। बेसिकली स्केलेटल मसल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन और बेली। ओरिजिन वो एंड है मसल का जो ऐसी बोन के साथ अटैच्ड होता है जो फिक्स्ड है, ठीक है, और जो उसका दूसरा पॉइंट है मसल का वो ऐसी बोन के साथ अटैच होता है जो मूवेबल है, ठीक है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाएगा और जो मूवेबल है वो इंसर्शन। जो मिडल पोर्शन होता है, जो थिक पोर्शन होता है, वो बेली कहलाता है। नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स को बाइंड करके रखता है, जैसे कि कार्टिलेज और बोन्स हमने पहले ही स्टडी कर ली है। अब इसमें कुछ और टाइप्स हैं जिसमें लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं जो बोन को बोन से अटैच कर रही हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। और जो टेंडन्स हैं वो बेसिकली मसल्स को बोन के साथ अटैच करने में हेल्प देते हैं। और जैसे लिगामेंट इलास्टिक होते हैं, टेंडन्स जो हैं वो लिगामेंट्स की निस्बत कम इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मसल्स का वो बोन की मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली 650 मसल्स हैं बॉडी के अंदर और जो ज़्यादा मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो बेसिकली हमने पहले भी इनका जिक्र किया है, ये टेंडन्स के थ्रू बोन्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो ये टेंडन्स को पुल करेंगे, टेंडन्स पुल करेंगी बोन्स को। लेकिन ये जो मसल्स हैं ये अक्रॉस द जॉइंट मौजूद होते हैं, मतलब ये जॉइंट के ऊपर से होके एक फिक्स्ड बोन के साथ अटैच होते हैं और इनका दूसरा सिरा मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड हुआ होता है। तो इस तरीके से जब ये टेंडन्स पुल करते हैं बोन को तो बोन एक बोन से या उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब उसकी तरफ बेंड होगी एक बोन दूसरी बोन के, या उसके अवे चली जाएगी जिस बोन के साथ वो आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट बना रही होती है। नेक्स्ट हम एंटागोनिज़म की तरफ आ जाते हैं। एंटागोनिज़म का मतलब ये है कि जो मसल्स हैं जॉइंट्स पर वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स। मतलब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। इस रिलेशनशिप को एंटागोनिज़म का नाम दिया जाता है। एंटागोनिस्टिक मसल में बेस्ट एग्जांपल बाइसेप और ट्राइसेप की है। बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स एल्बो जॉइंट पर मौजूद होते हैं। बाइसेप बेंड करता है आर्म को, जबकि ट्राइसेप जो है वो उसको स्ट्रेट करेगा। तो मतलब ये इन दोनों का आपस में एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, एक बेंडिंग में इन्वॉल्व है और एक स्ट्रेटनिंग में। बाइसेप ब्रेकियाई जो मसल्स हैं वो बेसिकली उसके 2 हेड्स हैं और ये जो दोनों हेड्स हैं वो स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो इंसर्ट होते हैं रेडियस बोन की मीडियल सरफेस पर, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। बाइसेप ब्रेकियाई ये जो मसल्स हैं इनके 2 हेड्स हैं, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, और ये नीचे से ऊपर इनका फिक्स्ड ओरिजिन है और नीचे जो है इनकी इंसर्शन मीडियल सरफेस पर हो रही है रेडियस बोन के। जो बाकी 2 मसल्स हैं वो बाइसेप से
नीचे हैं, ठीक है। और ये मसल्स ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस कहलाते हैं। ब्रैकियलिस जो है वो अल्ना के अंदर इंसर्ट हो रहा है, जबकि ब्रैकियोरेडियलिस जो है वो रेडियस बोन के अंदर इंसर्ट हो रहा है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ब्रैकियाई की 2 हेड्स और जो ब्रैकियलिस है वो किस तरीके से अल्ना के साथ जॉइंट बना रहा है, और ब्रैकियोरेडियलिस जो है वो रेडियस के अंदर इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल्स की वर्किंग की तरफ हम आते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक में बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक में ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आर्म है वो एल्बो जॉइंट से बेंड हो जाएगी। इस दौरान रेडियस और अल्ना लिफ्ट हो जाते हैं और जो आर्म है वो एल्बो जॉइंट से लिफ्ट होगी, मतलब बेंड हो जाएगी। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जो आर्म है वो स्ट्रेट हो जाएगी, एलोगेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एंटागोनिस्टिक पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। एक का जो काम है वो दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देता है। ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Next, there are some questions. What are the sources of energy for muscle contraction? What is muscle fatigue? What is muscle cramp? इसके अलावा टेटनस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टेटनी से रिलेटेड भी आ सकता है 2 मार्क्स का। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में पूछा जा सकता है अलोंग विद इट्स एग्जाम्पल।